हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने अपना 1905 से लेके 1947 तक की सारी क्रोनोलॉजी देखी थी, सारे इवेंट्स की। अब हमें पढ़ना है 1905 से लेके 1918 तक की हिस्ट्री के बारे में। 1905 में हमारा मेजर इवेंट क्या होता है? बंगाल का पार्टीशन होता है। तो हमें अपनी हिस्ट्री यहाँ से अब शुरू करनी है। तो 1905 में क्या होता है? बंगाल का पार्टीशन होता है। कौन करता है इसे? लॉर्ड कर्जन करते हैं। और लॉर्ड कर्जन क्या रीज़न देते हैं कि क्यों ये बंगाल का पार्टीशन कर रहे हैं? तो ये बोलते हैं कि जो बंगाल का प्रोविंस है बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी उस टाइम पे वो 80 मिलियन पॉपुलेशन थी। और बोले कि ये जो प्रोविंस है इसको रूल करना इम्पॉसिबल हो रहा है, तो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी हो, इसलिए हमको पार्टीशन करना ज़रूरी है। तो ऑफिशियल रीजन कर्जन ने यही दिया कि इसको रूल करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये जो प्रोविंस है बहुत लार्ज है, इसलिए इसको पार्टीशन करना ज़रूरी है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। बट रियल रीजन क्या था? रियल रीजन ये था कि जो बंगाल था, बंगाल क्या था? हब था किस चीज़ का? यहाँ पे सारे के सारे जो नेशनलिज्म मूवमेंट होते थे, जो नेशनलिज्म की आग थी वो बंगाल से निकल के आती थी। जो एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज़ होती थी उनकी शुरुआत कहाँ से होती थी? बंगाल से होती थी। तो जो ये लॉर्ड कर्जन थे वो नहीं चाहते थे कि बंगाल से और एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज स्टार्ट हो, इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो यहाँ से। तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया? पार्टीशन कर दिया। और यहाँ पे क्या थे? यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों की बहुत मेजोरिटी थी, दोनों लोग बहुत यूनिटी में रहते थे। तो लॉर्ड कर्जन चाहते थे क्या कि इनको डिवाइड कर दो, हिंदू और मुस्लिम को। तो इसलिए इन्होंने क्या पॉलिसी फॉलो की? इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो किया। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की फॉलो करते हुए इन्होंने हिंदू और मुस्लिम को लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। तो इन्होंने बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो वेस्टर्न बंगाल और एक हमारा ईस्टर्न बंगाल। वेस्टर्न बंगाल में क्या आता था? बिहार और उड़ीसा भी इंक्लूड होते थे। तो ये जो रीजन है वेस्टर्न बंगाल का, ये हिंदू मेजोरिटी रीजन था। और जो ईस्टर्न बंगाल था विद असम के साथ, ये क्या था? ये मुस्लिम मेजोरिटी रीजन था। साथ में जो ईस्टर्न बंगाल वाला रीजन था यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग लोग रहते थे, और जो वेस्टर्न बंगाल वाला रीजन है यहाँ हिंदी स्पीकिंग लोग रहते थे। तो उन्होंने लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस पे हिंदू मुस्लिम को डिवाइड कर दिया था, ये ताकि यहाँ पे लोग यूनिटी में ना रहें। और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट होते थे, कहाँ से? बंगाल से, वो हब था बंगाल, तो वो भी ना हो, और जो एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज़ हैं वो भी ना हो। और उन्होंने कैपिटल फिर बंगाल की कैपिटल क्या बनाई? कलकत्ता बनाई। कौन से? वेस्टर्न बंगाल की कैपिटल कलकत्ता बनाई, और ईस्टर्न बंगाल की कैपिटल इन्होंने ढाका बना दी। बाद में फिर क्या होता है? 1911 आता है, और 1911 में बंगाल का पार्टीशन जो 1905 में हुआ होता है उसको एनल करना पड़ता है। एनल मतलब ख़त्म करना पड़ता है, और बंगाल रीयूनाइट हो जाता है। तो 1911 में बंगाल का पार्टीशन एनल हो जाता है। अब ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, इसके एजिटेशन में क्या होता है? स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट होते हैं। स्वदेशी का मतलब क्या होता है? जो इंडियन गुड्स हैं उनका यूज करो, और जो ब्रिटिश गुड्स हैं उनका बॉयकट करो। तो स्वदेशी का मतलब यही होता है। इनफैक्ट जो नेशनल एजुकेशन है उसको अडॉप्ट करो, जो ब्रिटिश गिवन एजुकेशन है उसका बॉयकट करो। तो इसके लीडर कौन थे? किसके? स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकट मूवमेंट के सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मित्र और पृथ्वी चंद्र रे। ये 3-4 पर्सन मेन लीडर्स थे स्वदेशी एंड बॉयकट मूवमेंट के। स्वदेशी मूवमेंट का फॉर्मल लॉन्च 7 अगस्त 1905 को हुआ, और इसमें क्या हुआ? बॉयकट रेजोल्यूशन को भी पास किया गया। तो 2015 से मोदी जी ने क्या किया? 7 अगस्त को क्या सेलिब्रेट करने लगे? हैंडलूम डे सेलिब्रेट करने लगे। हैंडलूम मतलब क्या है? कि जो चीज़ें हाथ से बना रहा है, मतलब स्वदेशी चीज़ें। तो 7 अगस्त को क्या ऑब्जर्व करने लगे अब 2015 से? नेशनल हैंडलूम डे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसी टाइम पे जो रविन्द्रनाथ टैगोर होते हैं वो अमा सोनार बांग्ला गाते हैं, और ये जो आज के टाइम पे क्या है? ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, अमा सोनार बांग्ला। बंगाल के पार्टीशन के टाइम पे और स्वदेशी और बॉयकट मूवमेंट के टाइम पे जो कांग्रेस शासन होते हैं कहाँ कहाँ होते हैं? बनारस में होता है 1905 में। उसको प्रिसाइड कौन करते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। यहाँ पे जो बंगाल का पार्टीशन होता है उसको कंडेम तो करते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट कुछ रिजोल्यूशन पास नहीं करते हैं, बस केवल बंगाल के पार्टीशन को कंडेम करते हैं। 1906 में नेक्स्ट कांग्रेस शासन कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है, अंडर दादा भाई नौरोजी। इसमें जो मॉडरेट्स होते हैं वो प्रपोज करते हैं कि दादा भाई नौरोजी को प्रेसिडेंट बनना चाहिए। जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर होते हैं वो कहते हैं कि या तो बाल गंगाधर तिलक प्रेसिडेंट बने या लाला लाजपत राय बने, लेकिन फाइनल कौन बनते हैं? मॉडरेट्स बनते हैं। तो जो 1906 का सेशन होता है कलकत्ता में, उसमें पहली बार स्वराज की डिमांड करते हैं, और कांग्रेस बोलता है कि जो स्वराज है वो हमारा क्या है? मेन गोल है। स्वराज मतलब क्या होता है? सेल्फ गवर्नमेंट होता है। पर यहाँ भी उन्होंने सही फॉर्म में नहीं बताया कि सेल्फ गवर्नमेंट कहाँ तक सेल्फ गवर्नमेंट, कैसी सेल्फ गवर्नमेंट, इसको डिटेल में नहीं बताया। तो पहली बार लेकिन स्वराज बैठ का मेंशन सेल्फ गवर्नमेंट की बात कहाँ पे बोली गई? 1906 कलकत्ता सेशन में बोली गई। और साथ में बोला कि जो स्वदेशी है उसको अपनाना है, मतलब जो फॉरेन गुड्स हैं उनको बॉयकट करना है। तो बॉयकट और स्वदेशी इन सब की बातें भी कलकत्ता सेशन में कही गई। साथ में उन्होंने बोला कि नेशनल एजुकेशन को हमें क्या करना है? प्रमोट करना है।
फिर आता है 1907 में सूरत का सेशन। इसको कौन प्रिसाइड करता है? रास बिहारी घोष करते हैं। इसमें भी क्योंकि 1906 में भी एक्सट्रीमिस्ट डिमांड कर रहे थे कि बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को बनाओ, तो तब तो बन नहीं पाए, मॉडरेट ही बने दादा भाई नौरोजी। तो अभी भी चाह रहे थे कि एक्सट्रीमिस्ट में से इन दोनों में से ही कोई प्रेसिडेंट बने, बट हुआ क्या, इन दी एंड रास बिहारी घोष बने। और इस तरीके की और भी चीज़ें चल रही थी, जिस वजह से क्या होता है, जो मॉडरेट्स होते हैं और जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं स्प्लिट? क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको लग रहा था कि मॉडरेट्स की डिमांड नहीं सुन रहे हैं कौन? ब्रिटिश लोग, और इनमें कैपेसिटी नहीं है कि ये ब्रिटिश से अपनी बात मनवा सकें। तो हम क्या बता रहे थे कि 1907 में क्या होता है, सूरत स्प्लिट होता है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। क्यों हुआ ये स्प्लिट? क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट को लगता था कि जो मॉडरेट्स हैं उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपनी डिमांड्स को नेगोशिएट कर सकें। फिर इसी टाइम पीरियड में हमारे कुछ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट भी चलते हैं, वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे, सारे रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट एक साथ देखेंगे। फिर सूरत स्प्लिट के बाद जो नेक्स्ट मेजर इवेंट होता है वो होता है 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आता है। इसको क्या बोलते हैं हम? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 बोलते हैं। इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड कर दिया जाता है और पहली बार मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट निकाल दिया जाता है। यहाँ पे आपको एक बात और याद रखना है कि 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का भी फॉर्मेशन हो जाता है। क्या? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है कि 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का भी फॉर्मेशन हो जाता है। और इसी 1909 के एक्ट में पहली बार वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन को इंक्लूड किया जाता है। पहला इंडियन कौन बना? फिर सत्येंद्र नाथ सिन्हा बने। इनका नाम याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। 1911 में फिर क्या होता है? दिल्ली दरबार होता है। जो लॉर्ड हार्डिंग होते हैं वो दिल्ली दरबार को ऑर्गेनाइज करते हैं और इसमें कौन आता है? किंग जॉर्ज 5 आते हैं, जिसमें अनाउंस होता है कि जो बंगाल का पार्टीशन हुआ है 1905 में उसको एनल करते हैं, मतलब जो बंगाल का पार्टीशन होता है 1905 में उसको ख़त्म कर देते हैं। और जो कैपिटल होती है ब्रिटिश लोगों की, कहाँ पे? कलकत्ता में होती है, उसको शिफ्ट करके कहाँ कर देते हैं ये लोग? दिल्ली कर देते हैं। तो ये दोनों जो अनाउंसमेंट है वो कहाँ पे होती है? 1911 में होती हैं, दिल्ली दरबार में होती हैं। इसके बाद जो मेजर इवेंट आता है वो क्या आता है? 1916 में बनती है होम रूल लीग मूवमेंट। होम रूल लीग मूवमेंट कौन स्टार्ट करता है? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। इसके साथ और कौन कौन सपोर्ट करता है? मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, ये सभी इसको सपोर्ट करते हैं होम रूल लीग मूवमेंट को। होम रूल लीग मूवमेंट में कहाँ कहाँ से मेंबर्स आते हैं? एक तो जो कांग्रेस के मेंबर्स होते हैं मॉडरेट्स वाले, वो सभी इसको पार्टिसिपेट करते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो बनाई थी उसके ही मेंबर्स होम रूल लीग मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं। 1920 में गांधी जी क्या करते हैं? ऑल इंडिया होम रूल लीग नाम है वो चेंज करके स्वराज सभा कर देते हैं। होम रूल लीग हमारी दो बनती हैं, एक बाल गंगाधर तिलक लीड करते और दूसरी एनी बेसेंट लीड करती हैं। बाल गंगाधर तिलक जो होम रूल लीग बनाते हैं उसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? उसका हेडक्वार्टर हमारे पुणे में होता है। ये कौन कौन से एरिया को कवर करते हैं? ये महाराष्ट्र को कवर करते हैं, कर्नाटक को कवर करते हैं और जो सेंट्रल प्रोविंस है उसको कवर करते हैं। कौन? बाल गंगाधर तिलक। पर जो महाराष्ट्र में मुंबई आता है, बॉम्बे आता है, बॉम्बे को ये छोड़ देते हैं, बॉम्बे को ये इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉम्बे भी बाल गंगाधर तिलक के अंडर था? नहीं था। तो ये बात आपको याद रखनी है। और बाकी का जो रीजन बचता है इंडिया में, महाराष्ट्र छोड़ के, कर्नाटक छोड़ के, सेंट्रल प्रोविंस छोड़ के, इंक्लूडिंग बॉम्बे, तो ये सारे रीजन किसके अंडर आता है? एनी बेसेंट की होम रूल लीग में आता है। तो सबसे पहले किसकी होम रूल लीग बनती है? अप्रैल में बनाते हैं बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पे हमने सब आपको बता ही दिया। इनकी 6 ब्रांचेस होती हैं और होम रूल लीग की डिमांड क्या क्या होती है कि हमको स्वराज चाहिए। स्वराज मतलब सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। लिंग्विस्टिक स्टेट, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बनाएंगे। और वर्नाकुलर एजुकेशन, वर्नाकुलर मतलब होता है लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन देंगे हम आपको। उसके बाद बनती है सितंबर 1916 में मद्रास। इनका हेडक्वार्टर होता है किसका? एनी बेसेंट का। इनका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? पूना होता है। तो एनी बेसेंट बनाती है होम रूल लीग जिसका हेडक्वार्टर मद्रास में होता है। इनकी ब्रांचेस 200 होती हैं और ये क्या डिमांड करती हैं? सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, मतलब स्वराज की ही डिमांड होती है। फिर जो ये होम रूल लीग बनती है इसके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है? जो एनी बेसेंट होती हैं और जो उनकी फॉलोवर्स होते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और 1920 में फिर गांधी जी एनी बेसेंट के होम रूल लीग को स्वराज सभा में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस है उससे अलाइन कर देते हैं। 1916 में और क्या होता है? लखनऊ सेशन और लखनऊ पैक्ट होता है। लखनऊ सेशन में क्या होता है? जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स होते हैं वो अगेन यूनाइट हो जाते हैं। जो 1907 में सूरत स्प्लिट हो जाता है वो कब यूनाइट होता है? 1916 में यूनाइट होता है। और जो लखनऊ पैक्ट है उसमें क्या होता है कि जो मुस्लिम लीग बनती है और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है वो अब एक साथ काम करने के लिए एग्री कर जाते हैं कि अब हम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए एक साथ डिमांड प्रेजेंट करेंगे। किसके सामने? ब्रिटिशर्स के सामने। तो जो लखनऊ पैक्ट के लीडर्स होते हैं
वो कौन होते हैं? लोकमान्य तिलक होते हैं, मतलब बाल गंगाधर तिलक होते हैं, और मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं। पर सोचने वाली बात यह भी है कि मुस्लिम लीग क्यों कांग्रेस के साथ हाथ मिला रहे होते हैं। पहली बात, इनको बुरा लगता है कि बंगाल के पार्टीशन को एनल कर दिया 1911 में। दूसरा, इनको जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसके एफिलिएशन के लिए डिनाई कर दिया। और तीसरा, टर्की जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है उसको एड देने के लिए मना कर दिया। इन सब बातों से मुस्लिम गुस्सा हो जाते हैं और सोचते हैं कि ब्रिटिश तो हमारे भी सगे नहीं हैं, तो ये क्या करते हैं, कांग्रेस से हाथ मिला लेते हैं और सोचते हैं कि अब हम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की एक साथ डिमांड करेंगे। और आयरनी तो देखो, 1909 में मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी मिल जाता है, तो जिससे कम्युनलिज्म का जो सीड है वो शो हो जाता है। नेक्स्ट इवेंट इसके बाद क्या होता है, मॉन्टेग्यूज डिक्लेरेशन आता है। कब? 1917 में। मॉन्टेग्यूज कौन होते हैं? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं। ये प्रॉमिस करते हैं कि इनका एम क्या है, इनका एम है कि इंडिया में धीरे धीरे क्या लाया जाए, अब सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन लाए जाएँ। तो ये बोलते हैं कि हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि अब हम इंडिया में धीरे धीरे क्या लाएंगे, सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस लाएंगे। क्यों लाएंगे? क्योंकि ये बोल रहे थे कि हम चाहते हैं कि इंडिया में क्या आए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आए। तो इन्होंने ये प्रॉमिस किए थे। तो इन्होंने जो प्रॉमिस किए हैं उनको हम किस में देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो आता है एक्ट, उसमें हम देखते हैं, जो कि हम आपको पॉलिटिकल लेक्चर में कवर करवा चुके हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या क्या प्रोविजंस आते हैं। पहला, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। सेंट्रल लेवल पे कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं आती। क्यों नहीं आती है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो गवर्नर जनरल होता है उसके पास अभी भी बजट को रिस्टोर करने की पावर होती है, और गवर्नर जनरल के पास ही सारी चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेवल पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, जो वुमेन्स हैं उनको वोटिंग राइट मिल जाता है, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे 70% जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स आ जाते हैं। और तीसरा क्या है, जो कम्युनल और क्लास इलेक्टोरेट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। कैसे? क्योंकि पहले 1909 में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है, पर 1919 में क्या होता है, जो सिख हैं, जो क्रिश्चियन हैं, जो एंग्लो इंडियंस हैं, इन सबको भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल जाता है। तो ये सारे प्रोविजंस आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। अगर आपको ये एक्ट डिटेल में पढ़ना है तो आप प्लीज़ एक बार मेरा पॉलिटिकल लेक्चर ज़रूर देखिए, उसमें मैंने डिटेल में करवाया है। तो थैंक यू सो मच। आपको अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हमारा 1917 के बाद गांधी जी की एंट्री हो जाती है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रिवॉल्यूशनरी फेज जो हमारा आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो भी काकोरी कांड हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, वो हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।